हेलो, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी थ्योरी। जो हम एसी थ्योरी के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पावर फैक्टर पढ़ेंगे, शक्ति गुणांक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे मैंने आपको एसी थ्योरी में बेसिक तो पढ़ा दिया कि बच्चों प्रतिबाधा क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, तो आज हम शक्ति गुणांक आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको आगे वाले टॉपिक जो है आरएलसी श्रेणी परिपथ, आरएलसी समांतर परिपथ, उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा समय हम ना लेते हुए हम चलते हैं क्लास में और आप भी एनर्जी के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर फैक्टर, मतलब शक्ति गुणांक, जिसको पावर फैक्टर बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं इसको शक्ति गुणांक। तो बच्चों, शक्ति गुणांक की अगर परिभाषा देखें तो क्या होता है, एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति कौन सी होती है बच्चों, रियल पावर या ट्रू पावर। वह आभासी शक्ति कौन सी होती है, एपरेंट पावर का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। अर्थात शक्ति गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। तो अब मैं इसका थोड़ा सा आपको ट्रायंगल से, मतलब त्रिभुज से मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। तो बच्चों इसको आप समझना ध्यान से, ठीक है ना। ये देखिए, अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा एक है त्रिभुज। तो बच्चों यहां पर जो है, ये जो होता है नीचे, इसको बोला जाता है वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति, वास्तविक शक्ति। और इसको कौन सी शक्ति बोली जाती है बच्चों, इसको रिएक्टिव पावर बोला जाता है। रिएक्टिव शक्ति। और इसको कौन सी बोली जाती है, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो वास्तविक शक्ति को बोला जाता है रियल पावर या ट्रू पावर, और जो आपकी रिएक्टिव पावर है उसको तो रिएक्टिव पावर ही बोलते हैं, और एपरेंट पावर होती है आभासी शक्ति। ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं एक बात करूं तो वास्तविक शक्ति जो होती है वो होती है किलोवाट में। किस में होती है बच्चों, किलोवाट में। और जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो होती है केवीएआर, के वार में। कौन से में, के वार में। तो बच्चों ये रिएक्टिव पावर होती है जिसको हम बोलते हैं VI sin phi। और बच्चों जो ये आभासी शक्ति है ये किसके अंदर होती है, KVA के अंदर। ठीक है ना, ये किसके अंदर होगी, KVA के अंदर। अब यहां पर अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो बच्चों ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक शक्ति होती है VI cos phi, VI cos phi। और बच्चों ये कौन सी होती है, VI sin phi। कौन सी, VI sin phi। और बच्चों ये कौन सी हो जाएगी, आभासी शक्ति VI। तो यहां पर उसने रेशियो बनाया है, क्या बनाया है देखिए, पावर फैक्टर बराबर VRMS। देखो एसी के अंदर RMS लेते हैं ना, तो VRMS IRMS cos phi। ऊपर क्या है, वास्तविक शक्ति। तो वास्तविक शक्ति है वो VI cos phi है। तो VRMS IRMS cos phi डिवाइड आभासी शक्ति कौन सी है बच्चों, ये VI। तो मैंने क्या लिखा, VRMS IRMS। तो यहां से VRMS से कट गया, IRMS कट गया। तो पावर फैक्टर बराबर क्या बच गया, cos phi। तो बच्चों जो वोल्टेज और धारा के बीच में जो आपका cos phi एंगल होता है उसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर को cos phi से प्रदर्शित किया जाता है। तो बीच जो वोल्टेज का एंगल है और जो करंट के बीच का जो एंगल है, अगर ये कोसाइन एंगल है cos phi, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। तो इसी प्रकार एसी परिपथ में वोल्टेज व विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोजा, कोसाइन को शक्ति गुणांक कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वोल्टेज और धारा के बीच जो कोण बनता है कोसाइन एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। तो बच्चों ये आप त्रिभुज अच्छे से बना लीजिए, ये 90 डिग्री है और उसके सामने है कर्ण। तो आभासी शक्ति, रिएक्टिव और वास्तविक, इनके यूनिट भी याद होने चाहिए कि वास्तविक शक्ति जो होती है वो VI cos phi होती है, जो हमारी पावर होती है। तो बच्चों ये होती है किलोवाट में। और ये होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टेंस पढ़ा है ना आपने, X बराबर XL माइनस XC। तो रिएक्टिव पावर जो होती है वो KVAR में होती है, के वार।
और वी आई साइन फाई होती है। जैसे ये कोस फाई होती है, ये साइन फाई होती है। तो बच्चों हम आभासी शक्ति की बात करें तो आप कहोगे सर वी आई कैसे आ गया, वी आई कैसे आ गया? तो बच्चों एक बात बताओ कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर करूंगा तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या वी आई। तो आभासी शक्ति जो है वो केवीए में होती है और होती क्या है बच्चों वी आई। तो यहां पर वास्तविक शक्ति ऊपर वी आई कोस फाई, आभासी शक्ति वी आई, तो बचा आपके पास कोस फाई जो आपका क्या होता है पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। तो अब यहां पर देखिए बच्चों कि शक्ति गुणांक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ऐसी परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। बहुत ही अच्छी बात बताइए बच्चों। देखो कोस फाई मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, आर बाई जेड होता है। क्या होता है बच्चों? आर बाई जेड। समझ में आ रही है ना बात? आर बाई जेड। तो आर क्या है यहां पर? प्रतिरोध, और जेड क्या है? इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा। तो पी एफ मतलब पावर फैक्टर बराबर आर बाई जेड। और बच्चों कोस फाई ही पावर फैक्टर है जिसको हम आर बाई जेड से प्रदर्शित करेंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, आर दे देता है और जेड दे देता है, पावर फैक्टर पूछता है, तो आप आर बाई जेड कर दोगे। क्या कर दोगे? आर बाई जेड। तो बच्चों इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। अब आपका शक्ति गुणांक का जो मान है वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, बच्चों आपको पता है कि एक तो शक्ति गुणांक जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, और उससे नीचे होगा तो बच्चों उसको लैगिंग बोला जाता है, जिसको पश्चगामी बोलेंगे। और अगर मैं कहूं कि 0 इनकी जो सीमा निर्धारित होती है तो बच्चों 0.5 और 0.5 से नीचे वाला, और फिर 0.8 0.7 ऊपर वाला। तो लैगिंग और लीडिंग हम दो भागों में बांट लेते हैं और एक वाला होता है यूनिटी। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शक्ति गुणांक का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्यों नहीं होता बच्चों? आर ओम में है और जेड भी ओम में है, ओम से ओम कट गया तो मात्रक क्या होता है? कुछ भी नहीं। बच्चों आर भी तो ओम के अंदर होता है और जेड मैंने बताया है ओम के अंदर, तो ओम से ओम कट गया तो मात्रक कुछ नहीं बचा। प्रेरक युगत परिपथ अर्थात मोटर्स, ट्यूबलाइट, विद्युत पंखे आदि युगत परिपथों में शक्ति गुणांक का मान इकाई से कम होता है, अर्थात शक्ति गुणांक निम्न प्रकार के होते हैं। मैंने अभी 3 प्रकार के बताए आपको, इकाई, लैगिंग, लीडिंग। लैगिंग को पश्चगामी और लीडिंग को अग्रगामी बोलते हैं। तो बच्चों जब एक्सी बराबर एक्सएल हो जाता है तो आपका इकाई हो जाता है, इकाई, है ना? क्यों हो जाता है ये पता है आपको? बच्चों एक आपने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और जब मैं आपको आरएलसी श्रेणी परिपथ पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। तो जेड बराबर आपने पढ़ा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, है ना? अगर मैं एक्सएल एक्सी के बराबर कर देता हूं, एक्सएल एक्सी के बराबर कर देता हूं तो बच्चों 0 हो जाएगा। मतलब एक्सी की जगह एक्सएल लिखूं तो एक्सएल प्लस का एक्सएल माइनस का, तो 0 हो गया। बचा क्या? जेड बराबर रूट का आर स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, जेड बराबर आर, और आर का क्या होता है? इकाई। बच्चों कैसे? देखिए जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स की जगह भी एक्सएल में लिख सकता हूं, तभी तो कहूंगा कि बराबर है ना? इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो अब ये तो ये कट गया, तो जेड बराबर रूट का आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, जेड बराबर आ गया आर। इसका मतलब क्या है? आर का इकाई होता है, तो मतलब इकाई। और जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो जाएगा मतलब एक्सएल कम हो जाएगा। और आपको पता है इंडक्टिव कम हो जाता है, इंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चों? अग्रगामी। क्यों? क्योंकि एक्सी ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मामले में आपको पता है कौन सा होता है? लीडिंग। कौन सा? लीडिंग। तो मैं कहूंगा लीडिंग, ठीक है? तो बच्चों इकाई और लीडिंग पता चल गया। इसी तरीके से एक और होता है पश्चगामी। तो एक्सी लेस देन एक्सएल, या मैं कहूंगा एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, बात तो एक ही है। तो इस केस के अंदर आपका कौन सा होगा बच्चों? लैगिंग। और लैगिंग को क्या बोला जाता है? पश्चगामी।
तो इंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चों, इंडक्टर के केस में लैगिंग और कैपेसिटर के केस में लीडिंग। परंतु आरएलसी श्रेणी परिपथ, आरएलसी समांतर पढ़ाऊंगा तो आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी हमने 3 केस बताए हैं बच्चों, 3 केस मेरे वो है क्या, देखिए, अगर मेरे पास एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो मेरा पावर फैक्टर होता है वो बच्चों होगा इकाई, जिसको मैं यूनिटी बोलता हूं। इकाई मतलब यूनिटी। और जब मेरा सेकंड केस एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो जाता है तो मेरा क्या होगा बच्चों, लीडिंग। और लीडिंग को क्या बोला जाता है, अगर मैं प्योर हिंदी के अंदर, निमी भाषा के अंदर बात करूं तो इसको बोला जाता है अग्रगामी, ठीक है। और तीसरा केस आपको पता है कौन सा, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, लैगिंग, जिसको हम बोलते हैं पश्चगामी। और LAGGING, तो ये तो हमारा आम जनरल लेवल पर ये 3 प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो बच्चों ये जल्दी से नोट कर लीजिए और जल्दी से बताइए मुझे। हाँ जी बच्चों, तो नोट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 प्रकार के पावर फैक्टर पढ़े हैं, इकाई, लैगिंग और लीडिंग। तो बच्चों अगर हम यहां पर बात करें इकाई शक्ति गुणांक मतलब यूनिटी पावर फैक्टर की, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, लिख लीजिए आप। यदि किसी एसी परिपथ का धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात, बच्चों यहां पर धारितीय प्रतिघात क्या है, XC, और यहां पर प्रेरकीय प्रतिघात क्या है, XL, बराबर हो तो वोल्टेज तथा धारा का फेज समान रहता है, अर्थात वोल्टेज और धारा इन फेज रहती है और वह डीसी परिपथ की भांति व्यवहार करता है। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी प्रूव करके कि अगर आपका XC बराबर XL रहता है तो आपका बच्चों Z बराबर क्या आया था, R। और जिसको नहीं पता तो वो आप देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको करके भी बताया था, ये रहा XL बराबर XC करके दिखा दिया था मैंने, तो Z बराबर क्या आ गया था, R। अब Z बराबर अगर R आ गया तो Z था एसी परिपथ, R में, R किस में होता है, डीसी परिपथ में भी होता है, तो इसने बोला है परिपथ डीसी की तरह व्यवहार करता है। और इसने एक बात और बोली कि जब बराबर होता है तो वोल्टेज और धारा का फेज समान रहता है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर यही I का है और यही V का है तो ये किसका होता है, R का होता है। तो जब Z बराबर R आया है तो ये बात बोल सकता है वो कि धारा है वोल्टेज के क्या रहती है, इन फेज रहती है। तो ये देखिए पावर फैक्टर में R/Z में Z बराबर R होने पर तो पावर फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि Z बराबर R है ना, तो R तो ऊपर है ही है, Z की जगह भी R लिख दो, R/R क्या होता है, 1। और जब पावर फैक्टर 1 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई मतलब यूनिटी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आपका क्या होता है, पावर फैक्टर इकाई होता है। अग्रगामी शक्ति गुणांक मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है बच्चों, धारितीय प्रतिघात मतलब XC ज्यादा होता है XL से, तो आपका क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। यदि किसी एसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात से अधिक हो तो धारा वोल्टेज से आगे रहती है, अर्थात अग्रगामी होती है, और शक्ति गुणांक क्या होता है, अग्रगामी। तो बच्चों यहां पर देखिए, इसमें आप ये तो समझ ही गए कि XC जो है वो ग्रेटर देन है XL। तो जब बच्चों मैंने आपको 3 प्रकार बढ़ाए थे, कौन कौन से, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, उस क्लास में अगर आप जाके देखोगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, धारा वोल्टेज से आगे रहती है, तो बच्चों मैं यहां से कह सकता हूं कि धारा जो है वो वोल्टेज से आगे रहती है। तो बच्चों वोल्टेज पीछे रहती है इसका मतलब, तो यहां पर V लिख सकते हो और यहां पर I लिख सकते हो। तो ये किसका होता है, ये बच्चों आपका होता है कैपेसिटिव सर्किट का। और इसको मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं, जो आपका I है और ये V पिछड़ रहा है 90 डिग्री से, इसमें V पिछड़ रहा है I से, मतलब I आगे है V से 90 डिग्री। तो दोनों डायग्राम में आप कोई भी बना सकते हो। तो बच्चों ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर। और लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा, जब XC ग्रेटर देन होगा XL, क्योंकि धारा वोल्टेज से आगे रहेगी। और बच्चों शक्ति गुणांक जो है आपका उसको अग्रगामी कहते हैं। बच्चों धारा वोल्टेज से आगे कैसे रहती है,
जैसे मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आवेश जो होता है वो जीरो होता है, आवेश रहित होता है। तो जीरो जब आवेश होता है उसको चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। तो धारा तो बहनी स्टार्ट हो जाती है, धारा का प्रवाह है, उस समय वोल्टेज का मान शून्य होता है। तो बच्चों कौन आगे रहा? धारा। किससे? वोल्टेज से। तो बच्चों जब धारा वोल्टेज से आगे रहेगी तो यह कंडीशन बनेगी एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। तो यहां पर मैं कहूंगा लीडिंग पावर फैक्टर कहा जाएगा। पश्चगामी शक्ति गुणांक, लैगिंग पावर फैक्टर, यदि किसी एसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात से कम हो तो धारा वोल्टेज से पिछड़ जाती है और शक्ति गुणांक क्या होता है? पश्चगामी। तो बच्चों इसी तरीके से मैं अगर कहूं तो यहां से मैं कहूंगा एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? इस तरीके से। इसके अंदर कौन पिछड़ेगा? इसके अंदर बच्चों धारा पिछड़ेगी वोल्टेज से। तो ये V होगा और ये क्या होगा? I। और या फिर अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ये क्या होगा बच्चों? I और ये क्या होगा? V। मतलब इसके अंदर V जो है वो आगे रहेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। ये प्योर केस की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर I पिछड़ रहा है मतलब V आगे जा रहा है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? लैगिंग पावर फैक्टर। समझ रहे हो बात को? तो लैगिंग पावर फैक्टर आपका ये हो जाएगा। लीडिंग ये था और इकाई ये था। इकाई पावर फैक्टर आपका आइडियल कंडीशन में नहीं होता है, आइडियल में होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसलिए थोड़ा सा कम ही रहता है, ठीक है ना, इकाई नहीं होता। अगर आप लॉसेस को जीरो कर दोगे तो आप इकाई बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, मतलब लो पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं? निम्न शक्ति गुणांक। उसके प्रभाव क्या है? तो किसी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान निम्न अर्थात अत्यधिक कम होने पर परिपथ पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। मतलब लो पावर फैक्टर के क्या इफेक्ट्स हैं? तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है? देखिए परिपथ को प्रदान की गई शक्ति के लिए शक्ति गुणांक का मान घट जाने पर उस परिपथ की विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण ताम्र क्षति का मान बढ़ जाएगा और उपकरण की दक्षता घट जाएगी। बच्चों शक्ति गुणांक कम होता है ना तो परिपथ की विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। देखिए पावर फैक्टर होता है शक्ति गुणांक और इसका फॉर्मूला क्या होता है? R/Z। R/Z। अगर बच्चों एक तरीके से मैं कहूं पावर फैक्टर है क्या? R/Z मतलब क्या है तो प्रतिरोध ना। तो बच्चों अगर उसका मान आप कह रहे हो घट जाएगा, R का मान घट जाने पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि R विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो बच्चों जिसके कारण ताम्र क्षति बढ़ जाती है मतलब कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे, और अगर लॉसेस बढ़ जाएंगे तो बच्चों इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिसके कारण उपकरण की दक्षता घट जाएगी। अल्टरनेटर्स, ट्रांसफॉर्मर और लाइन का वोल्टेज नियमन बढ़ जाएगा, तो उसका वोल्टेज नियमन आपका बढ़ जाएगा। ये सारे इफेक्ट्स हैं। विद्युत शक्ति की वास्तविक खपत अधिक होने लगेगी, जो एनर्जी मीटर द्वारा दर्शाई गई खपत से अधिक होगी। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत शक्ति की दर मूल्य प्रति यूनिट अधिक रखी जाती है। तो बच्चों जब विद्युत शक्ति की खपत वास्तविक से ज्यादा होने लगेगी तो बच्चों फिर क्या होगा? उसका जो पर यूनिट चार्ज है वो बढ़ा देंगे। बच्चों जैसे आपने सब्सिडी सुना होगा कि सब्सिडी में क्या होता है कि अगर मैं 100 या 200 यूनिट के नीचे रहूंगा तो मेरा 2 रुपए आएगा। जैसे मान लो कि 200 यूनिट है, जैसे दिल्ली में कर रखा है ना कि अगर 200 यूनिट तक आप बिजली जलाओगे तो 2 रुपए प्रति यूनिट आएंगे, मतलब 400 रुपए का बिल। और 200 से 201 हो गया ना, 200 से ऊपर वाले उनका 6 रुपए लगेगा। तो बच्चों जब हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा तो हमारी विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और उसके कारण क्या होगी? खपत ज्यादा होने लगेगी, और खपत ज्यादा होगी तो मूल्य प्रति यूनिट भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। धारा का मान अधिक होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की तारों को मोटा करना पड़ेगा, जिससे उसका खर्च अधिक बढ़ जाएगा। बच्चों क्या हुआ? पहली लाइन से पता चला कि शक्ति गुणांक का मान कम हुआ तो उसके कारण धारा का मान हुआ ज्यादा,
और धारा का मान ज्यादा हुआ तो बच्चों ट्रांसमिशन लाइन की तार है उसको भी मोटा करना पड़ेगा, उनके ऊपर इंसुलेशन लेयर मोटी चढ़ानी पड़ेगी और जिससे कारण खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंसुलेशन लेयर का बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो इसलिए बच्चों ये सारे इफेक्ट्स हैं। निम्न शक्ति गुणांक लो पावर फैक्टर के कारण ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड हो जाएगी। ओवरलोड तो बच्चों अपने आप हो जाएगी, जब उसके अंदर विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ने के कारण क्या होगा, ओवरलोड ही तो होगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपके लो पावर फैक्टर के इफेक्ट्स हैं। अब मैं इसको बढ़ा कैसे सकता हूं? अब कोई भी चीज है अगर इफेक्ट है तो उसको हम दूर तो कर सकते हैं ना, मतलब खत्म तो नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं। तो इसकी मान बढ़ाने की विधियां बताई है, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। तो कौन कौन से हैं बच्चों, देखिए। शक्ति गुणांक को मान बढ़ाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। लोड के समांतर में साधारणतर मतलब कैपेसिटर आयोजित करके शक्ति गुणांक का मान बढ़ाया जाता है। साधारणतर में प्रवाहित होने वाली अग्रगामी धारा इंडक्टर में प्रवाहित होने वाली पश्चगामी धारा के प्रभाव को निराकृत कर देती है। इस प्रकार शक्ति गुणांक का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों ये तो आपने भी पढ़ रखा है कि पावर फैक्टर जो होता है, लो पावर फैक्टर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लोड के समांतर के अंदर कैपेसिटर को लगा देते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, कैपेसिटर के अंदर आपकी जो धारा है वो वोल्टेज से आगे रहती है। क्यों रहती है, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर स्टार्टिंग के अंदर आवेश रहित होता है, बिल्कुल जीरो चार्ज होता है। तो उसको चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, तो जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लग जाती है, परंतु उस समय वोल्टेज का मान क्या होता है, शून्य। तो बच्चों धारा वोल्टेज से आगे रहती है। और इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में धारा क्या रहती है बच्चों, पीछे। तो वो इसके प्रभाव को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, मतलब रोक देगी। तो इस कारण शक्ति गुणांक का मान बच्चों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। लाइन के समांतर में अति उत्तेजित तुल्यकाली मोटर, अति उत्तेजित मतलब जो एक्साइटेड है ना, कौन सी, सिंक्रोनस मोटर, वो संयोजित करके भी शक्ति गुणांक का मान बढ़ाया जाता है। इस प्रकार की मोटर लाइन में अग्रगामी धारा देती है और पश्चगामी धारा के प्रभाव को निराकृत कर शक्ति गुणांक के मान को बढ़ा देती है। यह विधि विद्युत वितरण प्रणाली व बड़ी उद्योगशालाओं में अपनाई जाती है। तो बच्चों क्या होता है, दो तरीके से हमने बताया है यहां पर, क्या कि एक तो बच्चों लोड के समांतर में क्या कर दो, कैपेसिटर लगा दो। तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर के अंदर जो आगे जा रही है धारा वोल्टेज से, तो वो इंडक्टर में प्रवाहित हो रही धारा जो पीछे चल रही है, तो उसके प्रभाव को वो क्या कर देगी, निराकृत कर देगी। मतलब हमारा मेन काम तो यही है कि अग्रगामी धारा जो होती है वो पश्चगामी धारा के प्रभाव को क्या कर दे, निराकृत कर दे। तो पहले केस में हमने कैपेसिटर लगा दिया और दूसरे केस में हमने एक एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लगा दी। बच्चों सिंक्रोनस मोटर जो है ना, वो तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है, इकाई पर, अग्रगामी पर और पश्चगामी पर। इसलिए यहां पर यह मोटर लगाई जाती है। और यह मोटर पता है क्या है, पावर सिस्टम होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन विद्युत वितरण प्रणाली, बड़े बड़े उद्योगशालाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी महंगी है ये। ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों आप नोट कर लेना। वहां पर क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगा कि शक्ति गुणांक का मान बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए लोड के समांतर में कैपेसिटर लगाकर, ऑप्शन बी लोड के समांतर में सिंक्रोनस मोटर लगाकर। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों। सी ऑप्शन में होगा बोथ ऑफ दीज, तो आप आंसर करोगे दोनों। ओके। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर। तो बच्चों मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, अभी आपको याद होगा। तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बनाया था ना। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी थी बच्चों, ये आपकी ट्रू पावर थी। कौन सी थी, ट्रू पावर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति, ठीक है। और ये कौन सी पावर थी, ये एपरेंट पावर होती है, एपरेंट पावर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आभासी शक्ति। कौन सी शक्ति, आभासी शक्ति, ठीक है। और ये कौन सी है बच्चों, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर।
तो इसको अगर देखें तो हिंदी में भी रिएक्टिव ही लिखा जाता है, रिएक्टिव शक्ति। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि इसको हम क्या लिखते हैं, वी आई कोस फाई, और ये कौन सी होती है, वी आई साइन फाई। और ये कौन सी है बच्चों, ये है वी आई। ठीक है ना, ये अपनी होती है किलोवाट में, और ये किस में होती है बच्चों, जल्दी से बोलिए, ये केवीए, और ये किस में, केवीएआर। अब बच्चों अगर ये ग्राफ पता है ना आपको, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को कर दोगे। तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर देखिए, चित्र में एक शक्ति त्रिभुज दर्शाया गया है जिसमें भुजा OB आभासी शक्ति को प्रदर्शित करती है। कौन सी भुजा बच्चों, OB। तो यहां पर आभासी शक्ति कौन सी है, आभासी किसको बोलते हैं, इसको, तो इसको बोला है उसने OB। तो मैं यहां पर करूं O और यहां पर करूं तो B। ठीक है, और दूसरा क्या है, इस आभासी शक्ति को एपरेंट पावर। तो बच्चों एपरेंट पावर मैंने बोल दिया है, तो के दो घटक हैं OA और AB जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों OA जो है वो एक्टिव है, OA एक्टिव, एक्टिव को ट्रू भी बोला जाता है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा B और यहां पर लिखना पड़ेगा O। अब यहां पर सही सिस्टम बनेगा। तो OA जो है वो एक्टिव है और उसके बाद में क्या है, AB जो है वो रिएक्टिव है। इसको ट्रू को बोलो बच्चों एक्टिव भी बोलते हैं, तो मैं यहां पर एक्टिव लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है ना, वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको रियल बोला जाता है, एक्टिव बोला जाता है, ट्रू बोला जाता है। तो ये चीज मैंने आपको त्रिभुज के हिसाब से बना दिया। हम जानते हैं क्या, शक्ति गुणांक बराबर वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। तो बच्चों आपको पता है वी आई कोस फाई डिवाइड वी आई, तो बचेगा क्या, कोस फाई। ये हम बता भी चुके हैं, वी आई कोस फाई और डिवाइड में वी आई। तो वी आई से वी आई बच गया, तो आपका बच गया क्या, कोस फाई। और कोस फाई आपका क्या होता है बच्चों, पावर फैक्टर। तो एक्टिव शक्ति वी आई कोस फाई और त्रिभुज साइन फाई है रिएक्टिव शक्ति, और रिएक्टिव शक्ति को आप वी आई साइन फाई भी लिख सकते हो जो के वी ए आर के अंदर है। तो बच्चों यहां से आप कुछ भी लिखो, परंतु ध्यान से सोच के समझ के ही आपको बनाना है। तो मैंने जो त्रिभुज बनाया है ना, उससे ही ये सारी चीज बनी है। सिर्फ आप त्रिभुज को समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों यहां पर आपका ये आधार है, ये लंब है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना। तो बच्चों ये कोस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर होगा, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। तो वहां पर वी आई ही निकल के आएगा। आप इसको चाहे सोल्व करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट। इस प्रकार वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर को वाटफुल शक्ति, वाटफुल शक्ति को बच्चों मतलब क्या कहते हैं, ये देखिए यहां पर लिखा ना किलोवाट, तो इसको बोल दिया वाटफुल शक्ति, और यही उपयोगी कार्य करती है और इसे केडब्ल्यू में नापा जाता है। और शक्ति का वी आई साइन फाई अंश का कोई उपयोगी कार्य नहीं करता, और यह लोड द्वारा ली गई विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता है। इसे रिएक्टिव पावर अथवा वाटलेस शक्ति कहते हैं। इसे केवीआर में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों रिएक्टिव पावर है, इसका यह ध्यान रखना, किसमें होता है, केवीएआर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये आपको बताया, क्वेश्चन आ गए बच्चों। देखिए, यदि पीटी बराबर वास्तविक शक्ति और पीए आभासी शक्ति, तो शक्ति घटक के लिए कौन सा संबंध सही होगा। अब अगर मैं बात करता हूं त्रिभुज की, तो बच्चों इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपकी कौन सी है, आभासी, नहीं सॉरी वास्तविक है ना, ये तो ट्रू पावर है। ये वास्तविक शक्ति है और ये आभासी है और ये है रिएक्टिव। ये तो हमने बना दिया अपने हिसाब से। अब क्या कह रहा है, पीटी, पीटी आपकी वास्तविक शक्ति है, तो ये हो गया पीटी। ठीक है, और उसके बाद में पीए आभासी, पीए आभासी। ठीक है,
अब आपको निकालना क्या है, शक्ति घटक निकालना है ना। तो बच्चों एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं कहूं शक्ति घटक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ये VI cos phi होता है और ये आपका VI होता है। तो वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति कौन सा है बच्चों, C ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है ये आपका होता है VI cos phi और ये क्या होता है VI। तो VI से VI कटेगा तो cos phi बच गया ना, और cos pi ही पावर फैक्टर होता है। तो वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति, सबसे पहले स्टार्ट ही हमने इस परिभाषा से ही किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट, अब बच्चों निम्न में कौन सा संबंध सही है, PA आभासी शक्ति, PT वास्तविक और PR प्रतिघाती मतलब रिएक्टिव पावर। तो बच्चों यहां पर देखिए PA तो आभासी शक्ति है, PA आभासी शक्ति, ठीक है ये रहा। और नेक्स्ट क्या बोला है, PT वास्तविक शक्ति, तो PT वास्तविक शक्ति है। और नेक्स्ट क्या है, जो आपका PR है वो प्रतिघाती शक्ति है, तो मैं इसी के अंदर करवा रहा हूं, PR जो है वो प्रतिघाती शक्ति है। तो बच्चों अगर ये चीज है तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है रिएक्टिव पावर क्या होगी ना, नहीं सॉरी, इसने पूछा कौन सा संबंध सही है। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या होता है, या तो मैं कहूंगा कि PA बराबर PT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, है ना, क्या लिखूंगा, PA बराबर क्या लिखूं, PA बराबर PR स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, PR स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं प्लस PT का स्क्वायर, ये हो गया। परंतु मुझे यहां से निकालना क्या है, PA, तो PA अगर मैं निकालूंगा तो स्क्वायर हटके इधर रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, PR स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, यही चीज बनेगा ना। परंतु यहां पर देखिए अगर आपको PA निकालना है तो बच्चों यहां से क्या निकलेगा, परंतु यहां पर आपने एंगल सही लिखे हैं क्या, ये देखिए आपको निकालना क्या है PA, तो बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना, तो PA बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ही होगा। तो बच्चों यहां से आपके पास इसका डायग्राम दोबारा से बना देते हैं, देखिए अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपकी क्या होती है, वास्तविक शक्ति है ना, तो ये है आपकी PT, ठीक है, और ये है आभासी शक्ति। आभासी शक्ति आपकी कौन सी है, यहां पर देखिए ये कौन सी शक्ति है, आभासी, तो रिएक्टिव पावर है वो PR है, PR रिएक्टिव पावर होगी, और PA आभासी शक्ति, और ये आपकी होगी PT वास्तविक शक्ति, ये दिया हुआ है। तो बच्चों आपको पता ही है यहां पर कि अगर मैं बात करता हूं, मेरे को निकालना क्या है, PA निकालना है ना, तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो PA का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, यही होता है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से अगर PA निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट में PR स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, तो यही आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक प्रतिरोधक में ऐसी धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी विद्युत शक्ति उष्मा में परिवर्तित होती है, तो कौन सी शक्ति होती है, वो हमेशा वास्तविक शक्ति, जो आपकी ट्रू पावर होती है, रियल पावर होती है, उसी को ही कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, उसका ही उपयोग होता है ज्यादा। नेक्स्ट, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के पावर फैक्टर का सूत्र ज्ञात किया जाता है, तो cos phi बराबर R/Z होता है, cos phi बराबर वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति होती है, cos phi बराबर ये भी होता है क्योंकि Z बराबर हमारा क्या होता है, रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये अगर Z बराबर है
तो r बराबर क्या होगा, r बराबर तो r होता है, तो cos फाई बराबर r बाय जेड, जेड की जगह आप ये वैल्यू लिख सकते हो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है, तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई, यूनिटी। तो इसका आंसर आप क्या कर दोगे, इकाई। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो धारा है और वोल्टेज है उन दोनों का पावर क्या होता है, इन फेज होता है, तो उनका पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई। उस तार के प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसका 50 ओम इंपीडेंस 0.8 पावर फैक्टर पर 240 वोल्ट से समायोजित है। तो बच्चों एक बात बताओ, कोस फाई पावर फैक्टर बराबर होता है आर बाई जेड, तो कोस फाई की जगह कितना दे रखा है 0.8 और आर आपको निकालना है और जेड आपका 50 है, तो आर बराबर 50 इंटू 0.8, तो 50 8 400 पॉइंट एक हटा दो तो 40 ओम आ जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 40 ओम। तो बच्चों वैल्यू पुट करो, आंसर आपके बिल्कुल आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा रिएक्टिव का एक सही मात्रक है, तो रिएक्टिव का मात्रक कौन सा होता है बच्चों, kVAR, बहुत अच्छे से आपको मैंने बताया है kVAR, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आपको मैंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से शक्ति गुणांक को समझाया है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए बहुत अच्छे से, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, रियल जो भी है, रिएक्टिव आपके हैं, रिलेटिव में हैं, उनको भी बोल दीजिए कि dlife.fun आप यूट्यूब पर टाइप करिए, वहां पर डेमो के तौर पर आप वीडियो देख सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो गूगल पर जाकर भी, और वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो www.dlife.fun पर विजिट करके। तो ओके बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट पोर्शन के साथ। तो आप खुशी से, एनर्जी से क्वेश्चन बनाते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।